हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी का जो एग्जाम भी हाल फिलहाल में होना है आपके, तो उसके प्रिपरेशन को लेके। तो आज हम स्टोर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें, और अपने जो भी अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेटर ऑफ क्रेडिट विच कैन नीदर बी कैंसल्ड नॉर मॉडिफाइड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज इज कॉल्ड। तो लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब हो गया साख पत्र, जिसे सभी पक्षों की सहमति के बिना ना तो रद्द किया जा सकता है और ना ही संशोधित किया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे अगर हम सभी पक्ष की बात करें तो सभी पक्ष में मतलब यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है सभी पक्ष, तो सभी पक्ष का मतलब हो गया यहाँ पे आपका एक तो बायर होगा, एक सेलर होगा, और तीसरी पार्टी हो गई बैंक। ठीक है, तो बेसिकली जो लेटर ऑफ क्रेडिट है यह एक इम्पॉर्टेंट बैंक गारंटी है। ठीक है, दिस इज अ बेसिकली इट इज अ बैंक गारंटी, जिसे एक बार जारी कर देने के बाद सभी पक्ष की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता। सभी पक्ष मतलब बायर, सेलर और बैंक। ठीक है, तो इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जो है यह बेसिकली इसका आंसर होगा, जिसे जारी होने के बाद खरीदार या बैंक बिना विक्रेता की सहमति के कैंसिल या अमेंड नहीं कर सकते उसको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट। दिस इज अ बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं इसको, एक फाइनेंशियल गारंटी है। फाइनेंशियल गारंटी दैट इज इशूड बाई, कौन इशू करता है आपको? बैंक। दैट इज इशूड बाई बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बायर, है ना, इशूड बाई बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बायर। कि अगर जो बायर है, ठीक है, यह पेमेंट फुलफिल करने में असफल हो जाता है तो उसके बिहाफ में जो है बैंक पेमेंट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इरिवोकेबल एलसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। पूछा जा रहा है वीईडी एनालिसिस मीन्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज वाइटल, इजेंशियल एंड डिजायरेबल। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाइटल, इजेंशियल एंड डिजायरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। यहां पूछा जा रहा है पावर ऑफ सीएमएम टू फ्लोट लिमिटेड टेंडर इन केस ऑफ इमरजेंसी इज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर बात की जा रही है सीएमएम की, तो सीएमएम का मीन्स हो गया दैट इज चीफ मटेरियल मैनेजर। ओके, तो चीफ मटेरियल मैनेजर। तो चीफ मटेरियल मैनेजर की आपातकालीन स्थिति में सीमित निविदा जारी करने की शक्ति क्या है, ये पूछा जा रहा है। 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। ठीक है, तो बेसिकली यह जो पोस्ट होती है वो कहाँ पे होती है? हेडक्वार्टर में। तो हेडक्वार्टर के अंडर में पावर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा बात करें कि हेडक्वार्टर में जो ऑफिसर हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होते हैं डिप्टी सीएमएम। ठीक है, फिर सीएमएम होते हैं। ओके, फिर होते हैं पीसीएमएम और होते हैं एजीएम साहब। अब इमरजेंसी कंडीशंस में, मैं अभी इमरजेंसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कंडीशन में जो डिप्टी सीएमएम की पावर है वह है अप टू 1.5 करोड़। तो अप टू 1.5 करोड़ किसकी पावर है? दैट इज डिप्टी सीएमएम की। सीएमएम साहब की पावर जो है वह कितनी है? अप टू 5 करोड़। तो ये याद रखिए आप, अप टू 5 करोड़ किसकी पावर है? सीएमएम साहब की। पीसीएमएम साहब की जो पावर है वह है आपकी अप टू 10 करोड़। तो अप टू 10 करोड़ पावर है पीसीएमएम साहब की, और एजीएम साहब की पावर है अप टू 20 करोड़। तो प्लीज रिमेंबर इट। ओके, 1.5 करोड़ डिप्टी सीएमएम, 5 करोड़ सीएमएम, पीसीएमएम 10 करोड़ एंड 20 करोड़ एजीएम। दिस इज द पावर टू फ्लोट लिमिटेड टेंडर इन केस ऑफ इमरजेंसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 5 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज सीएमएम। यहीं पे क्वेश्चन में अगर पीसीएमएम पूछा होता तो 10 करोड़ आंसर हो जाता। अब यही जो लिमिटेड टेंडर है, ठीक है, लिमिटेड टेंडर का क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन ना हो कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हो। ओके, नॉर्मल कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नॉर्मल कंडीशन है, तो इस केस में अगर एएमएम साहब है हमारे, तो एएमएम साहब की जो पावर है
दैट इज अप टू 5 लाख है। कितना है? अप टू 5 लाख। आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में जो सीनियर मटेरियल मैनेजर हैं एसएमएम साहब, उनकी जो पावर है दैट इज अप टू 10 लाख है, अप टू 10 लाख। और जो डिप्टी सीएमएम ओके एंड अबव हैं, उनकी जो पावर है दैट इज अप टू 50 लाख है, अप टू 50 लाख। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, सो एएमएम साहब की पावर अप टू 5 लाख, एसएमएम साहब की पावर अप टू 10 लाख एंड डिप्टी सीएमएम एंड अबव की पावर अप टू 50 लाख इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। इमरजेंसी का मैंने आपको बता दिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है रिसीट नोट फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज। तो रिसीट नोट फॉर्म को और क्या बोलते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। तो दिस इज नथिंग बट अ S739 फॉर्म। ओके, दैट इज S739। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस इज कॉल्ड रिसीट नोट फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ अ प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज टू बी साइंड फॉर अ रिक्विजिशन वैल्यूड 1 लाख रुपीज, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू साइन द सेम। ओके, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यदि 1 लाख रुपए मूल्य के अधिग्रहण के लिए स्वामित्व वस्तु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने हैं तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होगा। तो यहाँ पे आपको एक जानकारी देना इंपॉर्टेंट है पीएसी के बारे में। ठीक है, दैट इज प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। और जो साइनिंग ऑफ पीएसी जनरली वह जब भी केस कैसा होता है कि कोई अदर फर्म या कोई अदर सप्लायर नहीं होता, केवल सिंगल फर्म ही सप्लाई करता है वह मटेरियल। ठीक है, तो इस केस में जो है तो सक्षम प्राधिकारी को पीएसी साइन करना होता है। और उसके लिए जो लिमिट है बेसिकली जूनियर स्केल की लिमिट है दैट इज़ अप टू कितना है 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये तक की लिमिट है जूनियर स्केल की। सीनियर स्केल की लिमिट है दैट इज़ अप टू 2 लाख। कितना है? अप टू 2 लाख, दैट इज़ सीनियर स्केल की लिमिट है। इसके बाद आपकी जो जे ग्रेड है या सिलेक्शन ग्रेड है उनकी जो लिमिट है दैट इज़ अप टू 15 लाख है। तो ये आपको याद रखना है, अप टू 15 लाख। इसके बाद आपके जो एसएजी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, एसएजी ऑफिसर्स उनकी लिमिट जो है वह है अप टू 25 लाख। ओके, और इसके बाद आते हैं दैट इज़ पीएचओडी। तो जो पीएचओडी या सीएचओडी हैं, ठीक है, उनकी लिमिट है अबव 25 लाख। तो ये याद रखना है आपको। ये प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 75,000, 2 लाख, 15 लाख एंड 25 लाख एंड अबव 25 लाख। तो यहाँ बात की जा रही है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ जो है वह किसके पावर में आएगा? दैट इज सीनियर स्केल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है डिप्टी सीएमएम ऑब्लिक डिपो कैन हायर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक फोर्कलिफ्ट अप टू अ वैल्यू डैश डैश पर केस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्टी सीएमएम की जो पावर है उसके बारे में बात की जा रही है। 20,000 रुपये, 70,000 रुपये, 50,000 रुपये और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि हायरिंग ऑफ जो भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक फोर्क लिफ्टर हो गया जैसे, ठीक है, या आपका हो गया या क्रेन हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो अर्थ मूवर्स हो गए, दीज आर द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। इसके लिए जो डिप्टी सीएमएम की पावर है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली यहाँ पे डिप्टी सीएमएम साहब की। तो डिप्टी सीएमएम की जो पावर है वह है अप टू 50,000। कितना है? अप टू 50,000 रुपीज़ पर केस। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, अप टू 50,000 रुपीज़ पर केस विथ मॉनेटरी लिमिट ऑफ कितना? 5 लाख। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 50,000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो डिप्टी सीएमएम की पावर हो गई। यहीं पे अगर हम बात करें सीनियर मटेरियल मैनेजर की, दैट इज एसएमएम साहब की पावर। तो एसएमएम साहब जो कि इंडिपेंडेंट इंचार्ज हैं कहीं पे अगर, तो उनकी जो पावर होगी दैट इज 25,000 रुपये होगी। 25,000 रुपये पर केस।
ठीक है। और इसकी जो सीलिंग लिमिट, मॉनिटरी लिमिट है, दिस लिमिट इज़ व्हाट लाइक 5 लाख है वहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2.5 लाख। ओके, 2.5 लाख। और एएमएम साहब की बात कर लेते हैं, असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर, ठीक है। उनकी जो पावर है वह है आपका अप टू दैट इज 15,000 रुपीज़ पर केस, ठीक है। यहाँ पे ये अप टू 25,000 है पर केस। और इनकी जो लिमिट होगी दैट इज़ व्हाट 1.5 लाख। तो ये आपको याद रखना है। ही कैन हायर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक फोर्कलिफ्ट, हो, क्रेन या अर्थ मूवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है हु हैज़ गॉट, थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है हु हैज़ गॉट पावर टू परचेज ऑयल और लुब्रिकेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर अ रिक्वायरमेंट ऑफ 5 करोड़ ऑन अ सिंगल टेंडर बेसिस इफ प्राइसेस आर गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पे ऑयल और लुब्रिकेंट्स की परचेजिंग की बात हो रही है, ठीक है। सो परचेज ऑफ ऑयल और लुब्रिकेंट्स, ऑयल का मतलब यहाँ से हो गया लाइक जैसे एचएसटी खरीदते हैं, हाई स्पीड डीजल, ठीक है, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर अ रिक्वायरमेंट ऑफ 5 करोड़ ऑन अ सिंगल टेंडर बेसिस, ठीक है। तो जीएम साहब, पीसीएमएम साहब, सीएमएम साहब और नन ऑफ द अबव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो परचेज ऑफ ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स मार्केटेड बाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑन सिंगल टेंडर बेसिस है। तो इस केस में जो हमारे पीसीएमएम साहब हैं उनकी जो पावर है दैट इज अप टू 10 करोड़ है। कितनी है? अप टू 10 करोड़। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पीसीएमएम साहब की पावर जो है अप टू 10 करोड़ है और सीएमएम साहब की पावर जो है वह अप टू 5 करोड़ है, ठीक है। अप टू 5 करोड़ किसकी पावर है? सीएमएम साहब की। ये पर केस बता रहा हूँ मैं, इन ईच केस। और इसके लिए जो है फाइनेंस कंकरेंस इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लिखना मत भूलिए कि फाइनेंस कंकरेंस जो है यह इंपॉर्टेंट है, विथ फाइनेंस कंकरेंस। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 5 करोड़, तो 5 करोड़ की जो पावर है वह सीएमएम साहब के पास है। अगर क्वेश्चन में 10 करोड़ पूछता तो पीसीएमएम साहब के पास पावर होती। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो टीसी लेवल है, द टीसी लेवल इज नॉर्मली डिसाइडेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टेंडर कमिटी का लेवल है दैट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ लोवेस्ट टेक्निकल सुटेबल ऑफर, हाईएस्ट टेक्निकल सुटेबल ऑफर, एस्टिमेटेड वैल्यू, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ये तो कोई भी बता लेगा, इसका आंसर क्या जाएगा? दैट इज लोवेस्ट टेक्निकली सुटेबल ऑफर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से जो है तो आपका टीसी लेवल डिसाइड होता है। थोड़ा टीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टीसी लेवल जो है यहाँ पे किस तरह से डिसाइड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक तो हेडक्वार्टर लेवल पर जो है टीसी का डिसीजन होगा, दैट इज अप टू 50 लाख। तो आपको पता है कि डायरेक्ट एक्सेप्टेंस के केसेस होते हैं। तो हेडक्वार्टर जो ऑफिसर्स हैं तो वो दोनों हर तरह के आइटम के लिए जो यहाँ पे टीसी बनती है, दैट इज़ फॉर ऑल आइटम, चाहे वो स्टॉक आइटम हो चाहे नॉन स्टॉक आइटम हो। और जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, ठीक है, फील्ड ऑफिसर्स लाइक डिवीजन ऑफिसर्स, तो फील्ड ऑफिसर के केस में जो है तो केवल नॉन स्टॉक आइटम के लिए जो है तो यहाँ पे टीसी बनती है। तो ये आपको पता होगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं टीसी का नेचर कैसा है, और यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ मेंबर इसमें कितने होंगे, कितने मेंबर की टीसी बनेगी, और यहाँ पे जो इसके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे वो कौन होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर सपोज 50 लाख से ऊपर के केसेस आ गए तो यहाँ पे 2 मेंबर की टीसी बनेगी, आपको पता है, और सीनियर स्केल की टीसी बनेगी, ठीक है, सीनियर स्केल की टीसी बनेगी। और यहाँ पे जो इसके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे वो कौन होंगे? जस्ट एक बड़ा होगा, दैट इज़ एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो होंगे वो कौन होंगे? दैट इज़ जे ग्रेड के होंगे, ठीक है, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे अगर मैं इसके लिमिट की बात करूँ, ठीक है, दैट इज़ कि इसकी लिमिट क्या होगी, तो आपको पता है कि 50 लाख से ऊपर होगा, ठीक है, तो अबव 50 लाख होगा, अबव 50 लाख एंड अप टू 1 करोड़। अप टू कितना होगा? तो 1 करोड़, ठीक है।
तो ये सीनियर स्केल की टीसी हो गई, दैट इज सीनियर स्केल ऑफ स्टोर जो होगा वो कन्वीनर होगा, और सीनियर स्केल लेवल ऑफ अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली एक मेंबर होगा। ठीक है, तो लाइक सीनियर एफ ए हो गया जैसे, है ना, या डिवीजन में बात करें तो DFM हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं तो यहाँ पे JAG जो होंगे वो क्या होंगे, एक्सेप्टिंग। इसके बाद अगर जो टीसी बनती है वो किसकी बनती है, JA ग्रेड की बनती है। ओके, तो JA ग्रेड की टीसी बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टिंग होंगे वो कौन होंगे, SAG होंगे, ये आपको पता है। और यहाँ पे जो टीसी होगी वो कैसे बनेगी, 3 मेंबर टीसी बनेगी, ये भी आपको पता है। ठीक है, 3 मेंबर टीसी दैट इज कौन कौन से होंगे, तो डिप्टी CMM होंगे, बेसिकली डिप्टी CMM या सीनियर DMM बोल दीजिए, वो कन्वीनर होंगे। ठीक है, और एक जो भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है या जो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट है उसका एक JA ग्रेड ऑफिसर होगा, और एक ऑफिसर जो होगा वह कहाँ का होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो 3 लोग होंगे। एक कौन होंगे, एक साहब होंगे जो डिप्टी CMM या सीनियर DMM जो कि कन्वीनर होंगे, और एक साहब कौन होंगे जो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट है, जो भी इंडेंट करेगा वो होगा, और तीसरा अकाउंट होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आपका। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे लाइक सीनियर DFM हो गए, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मॉनिटरी लिमिट की, तो मॉनिटरी लिमिट क्या है, जैसे यहाँ पे अप टू 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ से लेके दैट इज़ 10 करोड़, इसकी मॉनिटरी लिमिट हो गई JAG लेवल की अगर टीसी बनी। इसके बाद आते हैं आपका जो टीसी है अगर SAG लेवल का बन गया। ठीक है, SAG लेवल का टीसी हुआ तो इस केस में जो इसके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे कौन होंगे, PCMM साहब होंगे। कौन होंगे, PCMM साहब। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब SAG ऑफिसर्स में जो टीसी बनेगी यहाँ पे भी 3 मेंबर की टीसी होगी। ठीक है, तो 3 मेंबर में वही दैट इज जैसे कन्वीनर होंगे एक, लाइक CMM कन्वीनर हो गए। ठीक है, तो CMM कन्वीनर हो जाएंगे, और SAG ऑफिसर्स ऑफ इंडेंटिंग डिपार्टमेंट, एक इंडेंटिंग डिपार्टमेंट का एक SAG ऑफिसर हो जाएगा, और एक और SAG ऑफिसर होगा, वह कहाँ का होगा, SAG ऑफिसर हो जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से 3 मेंबर की कमेटी हो जाएगी ये। और यहाँ पे जो लिमिट होगी, मॉनिटरी लिमिट, वह कितनी होगी, तो 10 करोड़ से अप टू 200 करोड़, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे आते हैं SAG के बाद जो PHOD लेवल की अगर टीसी बनती है, PHOD लेवल या CHOD लेवल की जो टीसी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे वो कौन होंगे, AGM साहब होंगे। ठीक है, यहाँ भी 3 मेंबर की टीसी बनेगी, यहाँ भी 3 मेंबर की टीसी बनेगी। एक तो सबसे पहले PCMM साहब होंगे। ठीक है, फिर दूसरे जो होंगे वह PHOD या CHOD ऑफ इंडेंटिंग डिपार्टमेंट के होंगे। ठीक है, और तीसरे जो होंगे वह PHOD होंगे किसके, अकाउंट डिपार्टमेंट के। तो इस तरह से जो है यहाँ पे PHOD या CHOD ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ इंडेंटिंग डिपार्टमेंट और यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट। और यहाँ की जो मॉनिटरिंग लिमिट होगी वह कितनी होगी, 200 करोड़ से लेके कितना, 500 करोड़। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे सपोज कई जगह पे AGM साहब नहीं रहते जैसे, तो AGM साहब ना होंगे तो यहाँ पे एक्सेप्टिंग कौन होंगे, GM साहब होंगे। कौन होंगे, GM साहब होंगे। जनरली जब GM साहब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, तो इस केस में अगर GM साहब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, और तो यहाँ पे जो केसेस होंगे वह क्या होंगे, मोर देन 500 करोड़। तो मोर देन 500 करोड़ के जो केसेस हैं वह कौन डील करेंगे, दैट इज GM साहब के पास जाएगा, दैट इज एक्सेप्टिंग अथॉरिटी GM साहब है। बाकी कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा डिटेल में जो है तो वो टीसी को डिस्कस कर लिया। तो ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ AMM फॉर प्रिंटिंग वर्क बाय आउटसाइड प्रेस एज पर MSOP पर केस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो पावर ऑफ AMM फॉर प्रिंटिंग वर्क बाय आउटसाइडेड प्रेस दैट इज 5 लाख रुपीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। विच पैरा ऑफ IRS टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द लेबर कोड्स एंड रूल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपको जो है IRS टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में थोड़ी थारो नॉलेज हो। तो 2700, 2800 और 2705 और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो जो IRS टर्म्स एंड कंडीशंस के पैरा हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दैट डील्स विद द लेबर कोड्स एंड रूल्स, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2705। 2705 इट टेल्स अबाउट द ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर अंडर लेबर कोड्स एंड रूल्स। ओके, इसके अलावा जो 2700 है, 2700 डील्स विद द लॉज गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट, लॉज गवर्निंग
the contracts. This is 2700 and 2800 is basically headings of the conditions. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 2705. इसके अलावा अगर हम 2800 की बात करें, 2800 तो बात हो गई, दैट इज हेडिंग्स ऑफ द कंडीशंस. 2900 की बात करें तो 2900 बेसिकली टेल्स अबाउट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, तो डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट जो होता है उसके लिए 2900 है. 2901 टेल्स अबाउट व्हाट, कॉन्सिलिएशन अप्रोच, कॉन्सिलिएशन ऑफ डिस्प्यूट्स. ओके, तो ये आपको याद रखना है कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे. वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक डिमांड इज नीडेड इफ वैल्यू ऑफ द डिमांड इज डैश डैश फॉर नॉन सेफ्टी आइटम. तो वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक डिमांड की इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, 2.5 लाख. ओके, सो अगर हम बात करें सेफ्टी आइटम की, जैसे यहाँ पे फॉर नॉन सेफ्टी, तो फॉर सेफ्टी आइटम बेसिकली, फॉर सेफ्टी आइटम 10 लाख से ज़्यादा पर वेटिंग होगी. मोर देन 10 लाख रुपीज़ है अगर कॉस्ट, तो इस केस में उसका वेटिंग होगा. एंड फॉर नॉन सेफ्टी आइटम और अदर देन सेफ्टी आइटम बात करें अगर, तो अगर 2.5 लाख से ऊपर का आपका डिमांड है, ठीक है, एनएस डिमांड है, तो इस केस में जो है तो उसको वेटिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. इसके अलावा हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो सैंक्शनिंग पावर है या साइनिंग पावर है, साइनिंग पावर ऑफ नॉन स्टॉक इंडेंट की, ये तो आपको पता होगा बेसिकली, लेकिन हम तब भी एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको कि जूनियर स्केल के पास जो है वह कितनी है, दैट इज़ अप टू 25,000 है. ठीक है, सीनियर स्केल के पास है दैट इज़ अप टू 2 लाख है. जेएजी या सिलेक्शन ग्रेड के पास है अप टू 15 लाख है. जो एसएजी ऑफिसर्स हैं उनके पास जो पावर है अप टू 45 लाख है. और आपके जो पीएचओडी या सीएचओडी हैं, पीएचओडी या सीएचओडी, उनके पास जो पावर है दैट इज़ अबव 45 लाख है. तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वेटिंग ऑफ पीओ इज नीडेड फॉर नॉन सेफ्टी आइटम्स इफ वैल्यू इज मोर देन 5 लाख. ओके, वेटिंग ऑफ पीओ इज नीडेड फॉर पैसेंजर एमिनिटी आइटम इफ वैल्यू इज मोर देन 7 लाख. एंड वेटिंग ऑफ पीओ इज नीडेड फॉर सेफ्टी आइटम इफ वैल्यू इज मोर देन 12 लाख. तो आपको याद रखना है यहाँ पे वेटिंग ऑफ पीओ. ठीक है, वेटिंग ऑफ जो पीओ है बेसिकली, वेटिंग ऑफ पीओ, इसकी हम बात कर लेते हैं. तो अगर हमारा सबसे पहले सेफ्टी आइटम है, ठीक है, तो सेफ्टी आइटम के लिए जो होगा तो अबव 15 लाख सॉरी, अबव 15 लाख के केस में यहाँ पे वेटिंग ऑफ पीओ रिक्वायरमेंट होगी. और अगर आपका अदर देन सेफ्टी आइटम है, अदर देन सेफ्टी आइटम, तो इस केस में जो वेटिंग ऑफ पीओ होगा वह अबव 8 लाख पे. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेटिंग ऑफ पीओ लिखा है सेफ्टी के लिए 12 लाख, तो 12 लाख ना होकर कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या, 15 लाख. ओके, और अदर देन सेफ्टी के लिए जो है यह कितना होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट, 8 लाख. तो आपको याद रखना है यहाँ पे सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे. पीएल नंबर 73 क्रॉस 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 रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ आइटम्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो पीएल नंबर जो है तो 8 डिजिट का होता है सबसे पहले, और 8 डिजिट में जो पहला 2 डिजिट है वह बताता है आपका मेन ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है मेन ग्रुप, जो जिसका नंबर है, दिस मेन ग्रुप रिप्रेजेंट्स व्हाट, अगर 73 है तो 73 मेन ग्रुप जो है बेसिकली यह बताता है हार्डवेयर फास्टनर्स. किसकी बात करता है, हार्डवेयर की बात करता है, हार्डवेयर फास्टनर्स. अब इसमें फास्टनर्स में आते क्या क्या हैं, जैसे आपको पता होगा, लाइक रिवेट्स हो गया, बोल्ट्स हो गए, नट हो गया, स्क्रू हो गया, ठीक है, स्टड हो गया, तो ये सब हो गए.
तो ये बेसिकली इसका जो मेन ग्रुप होगा वह क्या होगा 73। वहीं जो 74 होगा वह अदर देन फास्टनर्स, हार्डवेयर अदर देन फास्टनर्स, अदर देन फास्टनर्स, तो उसके लिए जो होगा वह क्या होगा 74 होगा। ओके, इसमें क्वार्टर भी आ जाएंगे, पिन भी आ जाएंगी, पिन क्वार्टर ये सब जो है तो फास्टनर्स में आ जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक 77 पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, पेंट्स हो गया, एनामेल हो गए, वार्निश हो गई, ठीक है, ये किस में आते हैं 77, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 90 नंबर जो होता है बेसिकली 90 नंबर क्या होता है आपको पता है, दैट इट इज़ मेटल फेरस। मेटल फेरस क्या है 90 नंबर। 91 नंबर जो है वह मेटल क्या है, मेटल नॉन फेरस है, ठीक है, नॉन फेरस। और 98 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्क्रैप, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और इसके अलावा जो है जैसे एक कपड़ा पूछा है, तो कपड़ा बेसिकली किस में आता है, दैट इज इसका मेन ग्रुप जो होगा वो 79 होगा। रबर आइटम्स की बात की जा रही है, तो रबर आइटम्स जो है बेसिकली इसका मेन ग्रुप क्या है 75 है। तो ये आपको कुछ कुछ याद रखना है यहाँ पे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज हार्डवेयर फास्टनर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट शुड रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम डैश डैश डेज बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबसे पहले कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम कैश के फॉर्म में जमा कर सकते हैं, या आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में जमा हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो पे ऑर्डर्स है, या डिमांड ड्राफ्ट हो गया, या आपका जो FDR हो गया, फिक्स डिपॉजिट रिसीट हो गया, ठीक है, बैंक गारंटी हो गई, तो किसी फॉर्म में भी जमा हो सकता है। या आपका जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, तो इन सब फॉर्म्स में जो है तो SD जमा होता है। और ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको कि जो SD है दैट इज़ जनरली वह 2 मंथ की पीरियड के लिए रहता है यहाँ पे। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो 60 दिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट कवर्स कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग वारंटी और मेंटेनेंस पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए आ गया ये क्वेश्चन, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे कि कौन सा जो है तो नहीं है फॉर्म जो है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो अभी मैंने आपसे बात करी यहाँ पे, तो जनरली जो है फिक्स्ड FDR जो है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट ऑफ एनी नेशनलाइज बैंक, ये फॉर्म है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी फॉर्म है। और इसके अलावा भी मैंने आपको बताया यहाँ पे लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, DD हो गया, ओके, या आपका जो भी गारंटी बॉन्ड हो गए, ठीक है, गारंटी बॉन्ड, पे ऑर्डर्स, तो ये सब जो है कैश हो गया यहाँ पे। लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। विच पैरा डील्स विद द इंक्रीज ऑफ क्वांटिटीज इन IRS कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन दिया है 3700, 3800, 3900, ठीक है। तो 3700 बेसिकली टेल्स अबाउट व्हाट डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट 3800 जो है बेसिकली दिस इज अ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ क्वांटिटी, ओके, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ क्वांटिटी। एंड 3900 टेल्स अबाउट व्हाट मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक, ओके, मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक्स। एंड 4000 को भी बता देते हैं। 4000 इज नथिंग बट अ रिपोर्टिंग प्रोग्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको याद रखना है यहाँ पे। तो पूछा जा रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द क्वांटिटी, वो 3800 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच मेजर ग्रुप डील्स विद द सेल और बैटरी ऑफ ऑल टाइप्स इन लिस्ट ऑफ यूनिफाइड ट्रेड ग्रुप्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी जो है तो PL नंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका मेन ग्रुप है तो कौन सा मेजर ग्रुप डील करता है किसके बारे में, दैट इज सेल और बैटरीज के बारे में, ठीक है। तो 45, 46, 47, तो बात करें अगर 45 की, तो 45 बेसिकली डील्स विद द जो ट्रेन लाइटिंग सेल्स हैं, TL सेल्स, ठीक है। तो ट्रेन लाइटिंग सेल्स एंड ट्रेन लाइटिंग के जो मटेरियल्स हैं बेसिकली, है ना, तो वो उनके लिए जो मेजर ग्रुप है वो क्या है 45 है। 46 इज बेसिकली दैट इज इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो
इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट। ठीक है, ट्रांसमिशन तो जो टीआरडी के इक्विपमेंट्स हैं, टीआरडी इक्विपमेंट्स, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। और जो 47 है बेसिकली ये आपके जो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल एमएनपीज हैं, इलेक्ट्रिकल एमएनपीज हैं, लाइक कार्बन ब्रश हो गया, फॉर एग्जांपल कार्बन ब्रश, तो ये सब डील होते हैं किससे, दैट इज़ 47 के अंदर। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़ 45, टीएल सेल्स एंड बैटरीज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। यहाँ पूछा रहा है डेवलपमेंट वेंडर्स में बी कंसीडर्ड फॉर प्लेसमेंट ऑफ बल्क क्वांटिटी ऑर्डर इन केस ऑफ आइटम्स व्हेन देयर आर। तो जो जैसे दो तरह के वेंडर्स होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे युवाम के अंदर, ठीक है, तो युवाम के अंदर अगर बात करें यहाँ पे तो दो तरह के वेंडर्स आपको दिखते हैं, एक तो अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं और दूसरे हैं दैट इज डेवलपमेंट वेंडर्स। ओके, तो डेवलपमेंट वेंडर्स को कंसीडर किया जा सकता है फॉर प्लेसमेंट ऑफ बल्क क्वांटिटी ऑर्डर कब, व्हेन नॉट मोर देन 3 अप्रूव्ड वेंडर्स और टेक पार्ट। ओके, नॉट मोर देन 3 अप्रूव्ड वेंडर्स, सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है दैट इज if the bidder has signed the bid securing declaration and they subsequently withdraw modify their offer during the validity period, he shall be disqualified from exemption from submission of EMD or SD for all tenders by any unit of Indian Railways for a period of dash dash from the date of disqualifications. Okay, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 6 months. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। हु हैज गॉट पावर्स टू रिफंड पेमेंट ऑफ ₹5 लाख टूवर्ड्स शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्क्रैप विथ फाइनेंस कंकरेंस विथ ज्वाइंट नॉट साइंड बाई स्टॉक होल्डर गैजेटेड ऑफिसर्स एज पर MSOP? डिप्टी CMM डिपो, CMM, SMM, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो एज पर MSOP अगर बात करें यहाँ पे, तो द पावर टू रिफंड पेमेंट ऑफ 5 लाख टूवर्ड शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्क्रैप्स इज लेड विथ CMM, चीफ मटेरियल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि जो पैरा नंबर डैश डैश ऑफ IRS कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द पैकिंग 1800, 1900, 1700 एंड 2000। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं आपसे कि आपका जो 1800 है दिस लेट्स फॉर पैकिंग। ओके, 1900 इज बेसिकली फॉर नोटिफिकेशन ऑफ डिलीवरी, नोटिफिकेशन ऑफ डिलीवरी, एंड 1700 इज बेसिकली फॉर इंडेमनिटी, एंड 2000 इज फॉर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। ओके, सो राइट आंसर इज 1800। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। GST इज नॉर्मली कैलकुलेटेड ऑन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, GST इज नॉर्मली, GST इज बेसिकली क्या है आपका पता है आपको कि दिस इज अ कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक कॉस्ट प्लस पैकिंग चार्जेस एंड फ्रेट चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट परचेज इज टारगेटेड फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रोक्योरमेंट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट्स द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्रोक्योर अ मिनिमम ऑफ 25% ऑफ देयर टोटल एनुअल परचेज फ्रॉम MSE। ठीक है, तो MSE से जो है हमको कितना परचेज करना है एनुअली? Government has set the target of 25%. So please remember it, 25% of total annual purchase. ठीक है, 25% जो है आपको जितना भी आपका टोटल एनुअल प्रोक्योरमेंट होगा, टोटल एनुअल प्रोक्योरमेंट का 1/4 पार्ट वह आपको कहाँ से लेना है? MSE से लेना है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से लेना है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है,
और यह जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी केम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। और बाद में इसको जो है तो अमेंड किया गया और इसमें यह बोला गया कि आपको जो 4% होगा, ठीक है, इसमें 4% बेसिकली एमएसई रहेगा और दिस एमएसई विल बी ऑन बाई व्हाट SC ST एंटरप्रेन्योर एंड 3% ऑन्ड बाई व्हाट वीमेन एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एज पर IRS कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल इन विच एनी प्री इंस्पेक्टेड मटेरियल कैन बी रिजेक्टेड एट अ कंसाइनीज एंड इफ फाउंड अनसुइटेबल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप स्टोर्स में करते भी होंगे ये पॉइंट कि अगर आपने कोई मटेरियल मंगाया और कंसाइनी बेस इंस्पेक्शन है और उसमें अगर वह अनसुइटेबल पाया गया तो इस केस में जो है तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं 90 दिन के अंदर, ठीक है। सो 90 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो एज पर IRS कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल दैट इज 90 days in which any pre-inspected material can be rejected from the consignment. Okay, so it is very important. 90 days is a critical limit. Please remember it. ये क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। इन केस ऑफ हायर रेट्स रिसीव्ड अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट टेंडर विच आर द फॉलोइंग क्लॉज विल बी एग्जामिन्ड और एप्लीकेबल इन लास्ट परचेज केस, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है दैट इज SVC, TP क्लॉज, क्वांटिटी ऑप्शन क्लॉज और नॉन ऑफ द अबव। इन केस ऑफ हायर रेट रिसीव्ड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट टेंडर, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन क्लॉज। ओके, सो दैट इज ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर हायर रेट्स रिसीव हुए हैं अगेंस्ट सब्सिक्वेंट टेंडर कंपेयर टू प्रीवियस परचेज देन ऑप्शन क्लॉज इज प्राइमरी मैकेनिज्म, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है कि आपको कि जो परचेजर है टू इंक्रीज और डिक्रीज द ऑर्डर क्वांटिटी यूजुअली 30% और 25% एट द सेम प्राइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। The tender quantity is 400 numbers, reviewed quantity is 80 numbers, lowest acceptable offer is this plus GST, what will be the level of TC। तो मैंने आपको अभी TC के बारे में बता दिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है प्लीज़ कैलकुलेट इट कि ये सबसे पहले यहाँ पे टेंडर क्वांटिटी कितना है 400, लेकिन इसको रिव्यू करके 80 का बनाया गया, तो 80 आपकी क्वांटिटी हो गई टोटल, ठीक है। और यहाँ से आप ये निकाल लीजिए कि एक का अमाउंट कितना होगा और जो भी अमाउंट होगा उसका वो कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप लेवल ऑफ TC मैंने आपको अभी बताया है कि जो भी है कि सीनियर स्केल की TC होगी या JAG की TC होगी या SAG की TC होगी, वो आप एक बार जो है सीनियर स्केल की तो हो नहीं सकती क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, नन ऑफ द ऑप्शन भी है, तो ये जो है तो आप कैलकुलेट करके इसको करिए। अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़ कमेंट। मैं इसका आंसर जो है तो अगले जो वीडियोस है उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। टिल देन आपको बेस्ट ऑफ लक, आप खूब तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।